हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। काफ़ी दिनों से बहुत लोग को इंतज़ार था, बहुत मतलब 2-3 को क्योंकि अभी कई लोग पढ़ नहीं रहे। अभी तक उन लोग सोच रहे कि आराम से स्टडी शुरू करेंगे। करो आराम से, दिन भी आराम से बीते जा रहा है। 5 सितंबर हो गया आज। वाह, मतलब वीडियो 5 सितंबर को रिकॉर्ड हो रहा है, क्या पता 5 सितंबर को ही आ जाए। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, चैप्टर का नाम तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, प्रॉपर्टीज़ नाम कुछ दिया नहीं है, बट एक्चुअली वो भी उसमें इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी में ठीक टाइटल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पुरानी डिस्कवरीज, जैसा कि आप लोग 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डोबेरिनर के बारे में, न्यूलैंड्स के बारे में, मेंडलीव के बारे में, फिर हेनरी मोसले लास्ट में आएंगे। एक जन से आप वाकिफ़ नहीं थे, जो कि थे लॉथर मेयर। लॉथर मेयर ने क्या किया था, उन्होंने भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था और बहुत ही अतरंगी तरीके से किया था। आप भी हैरान हो जाओगे जब उनका तरीका देखोगे। ठीक है, तो बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका था, तो इसलिए उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। खैर, गलत तो उनका भी था और मेंडलीव का भी था। सबसे पहले आप ये डिस्कवरीज पढ़ोगे, फिर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से जानोगे। सारे एलिमेंट्स के नाम आज के आज याद करोगे, मतलब अगले लेक्चर में ही याद करोगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, शुरुआती एलिमेंट्स का सबका याद करोगे। जो एस ब्लॉक के हैं, जो डी ब्लॉक के हैं, जो पी ब्लॉक के हैं, उनके आप याद करोगे अच्छे से एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास नंबर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 का याद करोगे, 13 से 18 का याद रखोगे। कॉपर जिंक इनका एटॉमिक मास नंबर भी याद रखोगे। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में चलेंगे हम लोग, मतलब सेकंड लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आप लोग किसी का भी ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक ये सब आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे लास्ट ईयर हमने किया था ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब 2-1 आ रहा था तो हम लोग बोल रहे थे ये दूसरे पीरियड का है, पहले ग्रुप का है। कैसे? क्योंकि इसमें दो शेल्स है, इसका मतलब सेकंड पीरियड का है, और इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये पहले ग्रुप का है। बट ये हर जगह वैलिड नहीं था। बट लास्ट ईयर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तरीका था, उससे हम लोग सारी चीज़ों को नहीं कर सकते थे क्लासीफाई, सारे एलिमेंट्स का नहीं समझ सकते थे। बट इस साल जो हम लोग सीखेंगे, उससे आप ब्लॉक तक निकाल ले जाओगे कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है। फिर आप कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सीखोगे। फिर हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज़। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो 2 वीडियो में ख़त्म होगा, फिर प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। तो क्या बोर्ड वालों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक देखना है? अरे प्रॉपर्टीज़ भी है, बस टाइटल में वैसा लिखा है। फिर प्रॉपर्टीज़ में आप लोग सबसे पहले देखोगे एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़, जिसमें एटॉमिक रेडियस वगैरह आता है। फिर आप देखोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबका ट्रेंड देखोगे, वैलेंसी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, एटॉमिक रेडियस का, आयोनाइजेशन एनर्जी का, सबका आप ट्रेंड देखोगे कि ग्रुप में नीचे आते समय क्या होता है, पीरियड में उधर जाते समय क्या होता है। और साथ ही में आप वहाँ पे देखोगे कई सारे एक्सेप्शन से सीधा सवाल आता है जेईई में, नीट में भी सीधा क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको ट्रेंड बना के दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको अगर थ्योरी याद रहेगी तो आप गलत को सही मान के आओगे, क्योंकि आपको थ्योरी तो पता है कि भाई शेल्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। बट उधर एक एक्सेप्शन भी आता है, बताऊंगा बाद में। तो वो एक्सेप्शन अगर आप नहीं याद किए रहोगे तो आप गलत कर जाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा हमारा चैप्टर चलने वाला है। मैक्सिमम 5 वीडियो, 5 से ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए, कम से कम मुझे तो नहीं लगना चाहिए। तो देखेंगे 5 वीडियो में ये चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब केमिस्ट्री का पोर्शन तो हम लोगों का भागेगा, और फिजिक्स का एक बार चौथा चैप्टर हो गया तो वो भी भागेगा। ठीक है, तो इतनी सारी फालतू बातें करने के बाद हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो पहले बहुत कम एलिमेंट थे, 18 एलिमेंट थे, फिर 30 एलिमेंट हुए। तो लोगों ने बोला कि यार हम लोग चलो इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि इनकी स्टडी करने में आसानी हो। जैसे एनिमल्स को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया अलग अलग फाइलम में, अलग अलग क्लास में, है ना, ताकि उन लोगों की स्टडी हम लोग आसानी से कर पाए। पूरे वर्ल्ड में कम से कम 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ईयर 6 चैप्टर में देखा था। तो इतने सारी स्पीशीज़ की हम लोग स्टडी करने जाएंगे तो एक एक स्पीशी के एक एक जानवर की स्टडी करने में कितना टाइम चला जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। 1000 जन्म ले लो तो भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने उनको क्लासीफाई किया है ताकि हम लोग किसी को भी आसानी से किसी ग्रुप के एक चीज़ के बारे में पढ़े, बाकी ग्रुप का आइडिया पूरी तरह लग जाए। जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमने ये पूरा एक का कैरेक्टर पढ़ा, कॉकरोच का कैरेक्टर पढ़ा, तो हमें बाकियों का भी आइडिया लग जाता है। या फिर फाइलम पोरीफेरा की बात कर लो तो पोरीफेरा में हमने एक का पढ़ा
तो हमें बाकी एनिमल्स कैसे होंगे, उनके भी बॉडी पे कैसे सेल्स होंगे, सबका आइडिया लग जाता है। फाइलम सिलेंट्रेटा या निडायरिया, उनमें भी हमने हाइड्रा का पढ़ा, बाकी सबका आइडिया अपने आप लग जाता है। तो इसीलिए उनको क्लासीफाई किया गया है वहाँ पे। वैसे ही एलिमेंट्स को भी कोशिश की गई कि किसी तरीके से सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बेसिस पर उन्हें अलग अलग क्लासीफाई कर दिया जाए। अगर ऐसा हम लोग करने में कामयाब हो गए तो इससे क्या होगा, इससे स्टडी करने में आसानी होगी। आगे चल के जो लोग इनकी पढ़ाई करेंगे वो एक के बारे में पढ़ेंगे, बाकी का आइडिया अपने आप लग जाएगा। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया था वो दिया था डोबेरिनर ने, मतलब खुद ही उन्होंने क्लासीफाई करके दिया था। जैसे मैं आपको कुछ नंबर दूं 1, 3, 2, तो आप लोग इसको कैसे कैसे क्लासीफाई करोगे, कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब 3, 2, 1 कर दिया, कुछ लॉजिक ही नहीं है। तो आप लोग इसको क्लासीफाई में भी करोगे 3, 2, 1, में भी करोगे 1, 2, 3, में भी एक और कर सकते हो 1, 3, 2। कैसे, इन दोनों का टोटल इसके इक्वल आ रहा है, 1 + 2 3 आ रहा है और 3 बीच में है, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। 1, 2, 3 ये असेंडिंग ऑर्डर, 3, 2, 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर। और किसी तरीके से अरेंज कर सकते हो, यस कर सकते हो 3, 1, 2, बट इसके पीछे क्या लॉजिक, लास्ट के 2 एलिमेंट का सम तीसरे के मतलब फर्स्ट के इक्वल आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग अरेंज कर सकते हो, बट आप इलॉजिकल तरीके से जा रहे हो, मतलब आपको इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, आप अंधाधुंध तीर चला रहे हो। तो वैसे ही शुरू में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था साइंटिस्ट लोग को, तो लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स को अलग अलग किया करते थे। तो द फर्स्ट पर्सन टू क्लासीफाई द एलिमेंट was डोबेरिनर। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने वाले फर्स्ट पर्सन थे डोबेरिनर। तो डोबेरिनर सबसे पहले आए और उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। और कैसे क्लासीफाई किया ये आपसे अच्छा कौन जानता है, 10वीं में आप अच्छे से पढ़े हो, बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कैसे किया था इसको। तो इनके क्लासिफिकेशन का क्या नाम था, डोबेरिनर ट्रायड्स। अब ट्रायड्स में इन्होंने क्या किया था, इनका स्टेटमेंट, इनका लॉ अच्छे से याद रख लो। ही हैज़ अरेंज्ड 3 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, ओके 3 एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने देखा था और इन्होंने बोला चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में हम लोग एलिमेंट्स को ग्रुप में एडजस्ट कर देते हैं। 3-3 का ग्रुप इन्होंने बनाया, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ही हैज़ अरेंज 3 एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन अ ग्रुप नोन एज ट्रायड्स। इस ग्रुप को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने इन ग्रुप को नाम दिया ट्रायड्स। ट्राई बोले तो 3, तो ट्रायड्स इन्होंने इसका नाम दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या पाया, ये इनका लॉ था, ठीक। इसके बाद इन्होंने ये पाया द मीन ऑफ, या फिर द मीन, हाँ ठीक है, द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट is as same as the atomic mass of second middle element, atomic mass of middle element। अगर आपको कभी इनका लॉ लिखने आया तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। When the elements are arranged in a group of 3 having same chemical properties are known as triads। ऐसा नहीं लिखोगे जैसा मैंने लिखा है, ठीक। आप लिखोगे when the elements are arranged, when 3 elements are arranged having same chemical properties in a group of 3 are known as triads। फिर the mean of every the mean of atomic mass of first and third element is as same as the atomic mass of middle element, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो था पहले और तीसरे एलिमेंट का, उसका अगर आप मीन निकालते तो वो सिमिलर आ रहा था मिडल एलिमेंट के। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था, लीना के, लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, इसका 23, इसका 39.1 है ना। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है इसका मीन निकाला, तो इसका मीन आया 6.9 + 39.1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मीन आया 23। और ये क्या, सोडियम का भी एटॉमिक मास है 23,
मतलब जब आप पहले और तीसरे एलिमेंट का मीन निकालते हो तो बीच वाले एलिमेंट के भी एटॉमिक मास के इक्वल आता है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल था और यहाँ पे इनका लॉ पूरी तरीके से वैलिड था। बाकी कहीं पर भी पूरी तरीके से वैलिड नहीं था। हर जगह पे 0.5 का गैप, 0.3 का गैप, 1 का गैप, 3 का गैप, बड़े बड़े गैप्स आए। बट ये जगह पे इनका लॉ पूरी तरीके से वैलिड था। मे बी कुछ हो सकता है कि कुछ हो लॉजिक, बट स्टिल एक ही जगह पे वैलिड था, इसीलिए इनका लॉ ज़्यादा देर तक नहीं चला। अब ये हो गया इनका अरेंजमेंट। कैसे अरेंज किया था उन्होंने? 3 एलिमेंट लिया, तीनों एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सेम था। मे बी आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दे कि डोबेरिनर ने कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। ऑप्शन में आ जाए फिजिकल, केमिकल, एलिमेंटल, नन ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ दीज आ सकता है। तो वहाँ पे केमिकल लिखना, फिजिकल वगैरह इन्होंने नहीं देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। अच्छा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल मतलब उसकी अपीयरेंस, बाहर से कैसा है वो। केमिकल मतलब उसका कॉम्बिनेशन, अंदर उसके कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे आप मिठाई की बात कर लो तो मिठाई, हर मिठाई बाहर से अलग अलग दिखती है, बट हर किसी को खाओगे तो आप लोगों को मीठी लगेगी। सो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम है, बट बस फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी अलग है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आता है। ठीक है, चलो अब इनके डीमेरिट्स देखते हैं। ये एग्जांपल याद कर लो, इनका एटॉमिक मास भी याद कर लो। चलो तो अब इनके डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स, ठीक है, तो इसके डीमेरिट्स क्या क्या है? ट्राइड्स didn't work as the new elements were discovered। जैसे जैसे न्यू एलिमेंट्स आते गए वैसे वैसे ट्राइड्स में कुछ जो इनका कॉम्बिनेशन था कि मीन निकालोगे तो वो बीच वाले के सिमिलर आएगा, ये सब वर्क नहीं किया उस समय। कब? जब न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे। शुरुआत में तो 30 एलिमेंट्स थे, इन्होंने आराम से अरेंज कर दिया, बट जैसे जैसे नए एलिमेंट आने लगे उनमें ये देख रहे हैं कि मैच ही नहीं कर रहा है। मे बी कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए हों जिनका एटॉमिक मास किसी से रिलेट ही ना कर रहा हो। आज आप ट्राई करो, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाओ, उसमें कोशिश करो, देखो ट्राइड्स में फिट बैठता है क्या सब। ठीक है चले जाने दो, फालतू काम है। तो न्यू एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर हुए ये वर्क नहीं किया, और साथ ही में सारे जो एलिमेंट्स थे, ऑल द नोन एलिमेंट्स could not be fixed। मतलब जितने एलिमेंट्स थे वो ट्राइड में फिक्स नहीं हो पाए। लॉ, ठीक है, तो ऐसा लिख लो इसको, इन द सेम ग्रुप लॉ वॉज नॉट फॉलोड। मतलब कई बार इनके लॉ का डिसऑबे हुआ। इन्होंने लॉ क्या कहा था कि पहले और तीसरे का एटॉमिक मास का मीन निकालोगे तो वो बीच वाले के सिमिलर आएगा, बट ऐसा कई बार हुआ कि बीच वाले के सिमिलर नहीं आया। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19 और क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80। जरा इनका निकालो, 99 आ रहा है, 99 को 2 से डिवाइड करो, नियरली 49.5 आएगा। यस 49.5 आएगा, बट इधर तो 35.5 है। अच्छा आयोडीन भी ले लो, आयोडीन का कितना 127। इन तीनों का देख लो, इन तीनों का देखोगे तो क्या मिल रहा है, इसको जोड़ो, कितना आएगा? जोड़ना पड़ेगा 5 2 6 1, तो ये आया 162.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया 81, और ये कितना है 80। तो ऐसा बीच बीच में थोड़ा बहुत गैप आने लगा, और यहाँ पे तो ये मैच ही नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा गैप आने के बाद ऐसा हुआ कि कई एलिमेंट्स फिट ही नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप आने लगा जैसे जैसे नए एलिमेंट आए। तो उसके बाद इनके लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया, बट फिर भी जो नींव थी, जो बेस था कि हम लोग एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें, वो इन्होंने ही बनाया था, इसीलिए इनका नाम आज दिया गया इसमें। चलो तो अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। भाई बंदा इतना बड़ा म्यूजिक्स का फैन था कि पूरा पीरियोडिक टेबल पूरा एकदम म्यूज़िक के साथ ही बना दिया। ठीक है, मतलब आप भी कुछ करो ऐसा कि आपके अंदर अगर कुछ करने की चाहत है या फिर कोई चीज़ बहुत पसंद है तो उस चीज़ से कोई डिस्कवरी कर दो मे भी पॉसिबल है। फिर आजकल डिस्कवरीज तो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। डिस्कवरीज तो तब हो रही थी जब आइंस्टाइन थे, न्यूटन थे,
सारे साइंटिस्ट के बीच कंपटीशन चलता था। खैर आज भी चल रहा है, हम अवेयर नहीं उतना ज़्यादा, छोड़ो हम पढ़ाई करते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने अपने लॉ में क्या कहा, सब लोग जानते हैं। एक्चुअली ये म्यूजिक्स के काफ़ी बड़े फ़ैन थे। जैसे आप लोग जानते हो सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, क्या होता है, जो सा होता है वो ही दोबारा से आता है। अगर हम लोग सारे गा मा पा बोले तो दोबारा से सा आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। उल्टा बोल दिया यार, ठीक तो पा धा नी सा दोबारा आता है। तो वैसे ही उन लोगों का अपना ही होता था, डो रे फी मा सो ला टी, ठीक, उनका ये अपना ही होता था कि डो रे मी फा, अच्छा उल्टा हो गया, डो रे मी फा सो ला टी। तो उनका भी ऐसे ही अपना होता था कि डो रे मी फा सो ला टी डो। तो वैसे ही उनका भी जो हम लोगों का जैसे सारे गामा पा में सा रिपीट होता है, वैसे उन लोगों का डो रे मी फा में डो रिपीट होता है। तो उन्होंने कहा एलिमेंट्स के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। इन्होंने अपनी थ्योरी कैसे दी, थ्योरी सुनो इनकी, लॉ क्या था इनका, लॉ, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of atomic mass, then properties of every eighth element, यहाँ पे एट्थ आप लोग एट्थ लिखना, properties of every eighth element is similar to that of first। इसका मतलब आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो पहले एलिमेंट के सेम आ रही थी। कब, जब उनको एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। बट इनका लॉ उसी के लिए वैलिड था, लॉ वॉज परफेक्टली वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स। जो हल्के एलिमेंट्स थे ना उनके लिए इनका लॉ एकदम परफेक्ट था। बट जैसे जैसे भारी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई इनका लॉ गड़बड़ होते चला गया। जो लाइटर एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियन हो गया, बट नियन उस समय नहीं थे, लिथियम हो गया और बाकी सारे एलिमेंट्स हो गए, है ना, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब लाइटर एलिमेंट्स है। तो उनके लिए जो इनका लॉ था वो परफेक्टली वैलिड था, एकदम अच्छे से काम कर रहा था। बट उनके आगे मतलब डीमेरिट्स क्या आई कि जैसे जैसे हैवियर एलिमेंट की डिस्कवरी हुई वैसे वैसे इनका लॉ फेल होता गया। और एक बड़ी गलती की थी इन्होंने, एटॉमिक मास को कंसीडर किया था, क्योंकि उस टाइम किसी को मालूम ही नहीं था एटॉमिक मास भी कुछ होता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, देखो डो के नीचे मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना। आप लोग देखोगे तो लगभग सेम आएंगे। देखो लीना के यहाँ पे देखो BEMG, CA, ZN, SR, ठीक, खैर ZN SR को जाने दो, बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे BAL, CSI, NPOS, थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया मैं एक्चुअली, ठीक है। ये सा, ये रे, ये गा, ये मा, ये पा धा नी। चलो मैं लिख देता हूँ, सा रे, हाँ गाना मत गाओ, कुछ लोग यहाँ पे गाना गाने लगे सुनते सुनते। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इसमें है कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवां एलिमेंट जो है, ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 5, 1 2 3 4 5 6 7, आठवां जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट के सिमिलर है। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां एलिमेंट सोडियम, पहला लिथियम, हमने लिथियम से काउंट किया ना, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है। और यही देख के मेंडलीव को आइडिया आया कि क्यों ना मैं इनका पीरियड और ग्रुप बना दूं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सरगम लिया और सरगम से पूरे को अरेंज कर दिया। बट मेंडलीव ने सोचा कि ये ग्रुप और पीरियड की ही तो तरह बना रहे हैं, एक काम करता हूँ मैं भी बना देता हूँ, तो उन्होंने आगे बनाया था। खैर अभी ये देखो,
ये समझ में आया लॉ क्या है? लॉ है एवरी 8th एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन सा है? 8वां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन 8वां एलिमेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के सिमिलर है, हाइड्रोजन के। अगर फ्लोरीन से गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्लोरीन 8वां एलिमेंट, फ्लोरीन पहला एलिमेंट। तो क्लोरीन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, और सही में सिमिलर है, आज भी सिमिलर है। बस हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के साथ नहीं आता, बट आज भी थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है कि हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ रखे या किसी और के साथ। बट फिर भी अभी वो ग्रुप 1 पे है, जिंदाबाद रहने तो, अलग एलिमेंट है वो, ठीक है। और बाकी सारे एलिमेंट से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां और पहला एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर। तो यही इनका लॉ कहता था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और ये किसके लिए वैलिड था? ये लॉ परफेक्टली वैलिड था लाइटर एलिमेंट के लिए। जैसे जैसे हैवी एलिमेंट्स आते गए वैसे वैसे लॉ बेकार होता गया, ठीक है। तो अब इनकी डीमेरिट्स को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या था। चलिए अब इनके डीमेरिट्स को देखते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या थी? सबसे पहला डीमेरिट, दिस लॉ वॉज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के आगे ये लॉ वैलिड नहीं था, प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं आ रही थी। कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा, ही हैज प्लेस्ड मोर देन वन एलिमेंट इन अ सिंगल बॉक्स। एक ही बॉक्स में इन्होंने कई सारे एलिमेंट्स को डाल दिया था। जैसे जो आपका हो गया मतलब कोबाल्ट और निकल वाला, आप लोग जानते हो, कोबाल्ट और निकल को इन्होंने एक ही बॉक्स में रख दिया था क्योंकि इनके पास 56 बॉक्सेस थे, इसलिए। ठीक, ही हैज प्लेस्ड मोर देन वन एलिमेंट इन सिंगल बॉक्स। ही कैन नॉट प्लेस न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। जो नए नए एलिमेंट डिस्कवर हुए उनको ये प्लेस नहीं कर पाए। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को ये प्लेस नहीं कर पाए, ठीक है। फिर चौथा डिमेरिट इनका ये था कि डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। जैसे जैसे हैवियर एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई वैसे वैसे ये इनको अरेंज ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट बोलो या फिर डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट बोलो, बात कहीं ना कहीं वही है। तो इनकी डिस्कवरी के बाद इनका लॉ वैलिड नहीं था। इन्होंने एक ही नोड में कई सारे एलिमेंट रख दिए थे, फिर कई बार इन्होंने एक एलिमेंट के नीचे एक रखा, बट प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आ रही थी, और ये लॉ कैल्शियम तक ही वैलिड था। तो इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद लोगों ने कहा कि आपका लॉ वैलिड नहीं है, अब आप शांति से अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लेकर जाओ। बट क्योंकि ये थोड़ा सा एक अनोखा आइडिया था, उन्होंने सिंगिंग से रिलेट करके इस लॉ को बनाया था, इसलिए इस लॉ को आपको दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं लॉथर मेयर के बारे में। चलिए, तो लॉथर मेयर आखिर थे कौन? लॉथर मेयर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। क्या करें, मैथमेटिशियन कहना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने काम ही मैथमेटिक्स वाला किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफ बना दिया एलिमेंट्स का। इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम लिया वाई एक्सिस पे, एटॉमिक वेट लिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एटॉमिक मास लिया इन्होंने एक्स एक्सिस पे, एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वॉल्यूम लिया इन्होंने वाई एक्सिस पे। एटॉमिक वॉल्यूम लिया इन्होंने वाई एक्सिस पे, गड़बड़ दिख रहा है थोड़ा, चलो ठीक है फिर से बना देता हूँ। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास लिया इन्होंने एक्स एक्सिस पे। अब इन्होंने किया क्या, ग्राफ बनाया, और क्या किया होगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था। तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा बना। अब देखो, अच्छा आप लोग सोच रहे होगे आखिर ग्राफ बना कैसे होगा। सोच रहे होगे ना। देखो, फ्लोरीन सपोज हमने एग्जांपल लिया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 19 और फ्लोरीन का एटॉमिक वॉल्यूम कुछ भी होता होगा, सपोज होता है x, ठीक। तो 19 इसका एटॉमिक नंबर और x इसका एटॉमिक वॉल्यूम। तो ग्राफ पे इन्होंने देखा 19 कहाँ पे आ रहा है, ये 19 यहाँ पे आ रहा है, सपोज आ रहा है, और वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, वो जो x है वो वॉल्यूम सपोज यहाँ आ रहा है। तो फ्लोरीन की पोजीशन ये हो गई, ऐसे इन्होंने बनाया। अब क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का x 35.5 और वॉल्यूम ले लो y, मतलब एटॉमिक मास 35.5 और वॉल्यूम ले लो
वाई। सो ये कहाँ पे आ रहा था, ये फ्लोरीन के जस्ट सामने यहाँ पे आ रहा था। ब्रोमीन कहाँ आ रहा था, ब्रोमीन जस्ट इसके सामने आ रहा था। यहाँ पे आ रहा था सिल्वर, और यहाँ पे आ रहा था कैल्शियम, और यहाँ पे आ रहा था स्ट्रॉन्टियम, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा था सोडियम, यहाँ पे आ रहा था पोटेशियम, यहाँ पे आ रहा था रुबिडियम। बट कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, यही कारण था इसको रिजेक्ट किया गया, वरना बहुत ही अच्छी डिस्कवरी की थी मैथमेटिक्स का यूज़ करके। मैथमेटिशियन तो खुश हो गए थे उस टाइम। देखो ये समझ में आया ग्राफ उन्होंने कैसे बनाया। उन्होंने एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास देखा और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम देखा। जहाँ पे उनको मिला, सपोज एटॉमिक मास यहाँ मिला, वॉल्यूम यहाँ मिला, तो एलिमेंट यहाँ रख दिया सोडियम। एटॉमिक मास यहाँ मिला 35.5, और सपोज क्लोरीन का जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो मिला होगा यहाँ पे 20 डेसीमीटर क्यूब, जो भी ले लो, तो यहाँ से ये आया होगा यहाँ पे, तो इसलिए क्लोरीन को यहाँ पे रख दिया। समझ रहे हो कैसे ग्राफ बनाया? ठीक है, तो ग्राफ आप लोग अगर समझ गए हो तो आपको मैं इसकी खासियत बताता हूँ। देखो जो स्लोप्स है ना, जो इस ग्राफ के स्लोप्स है, स्लोप पे रखे गए हैं हाइलोजेंस। ध्यान से देखो, ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, स्लोप पे रखे गए हैं हाइलोजेंस। जो सबसे पीक पोजीशन है ना, पीक पर रखे गए हैं अल्कली मेटल्स। ध्यान से देखो, अल्कली मेटल्स को दिखेंगे, हाँ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम बिल्कुल दिख रहे हैं ना के आरबी। और इन्होंने एक सबसे खास चीज बता दी कि एलिमेंट्स एट सेम कर्व, एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व, सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो? मतलब फ्लोरीन क्लोरीन सेम पोजीशन पर है, ब्रोमीन सेम पोजीशन पर है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम सेम होगी, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। कितनी महान डिस्कवरी थी ये। मैथमेटिक्स का यूज करके इन्होंने ऐसी डिस्कवरी की, ऐसा इन्वेंशन किया, क्या ही बोले। अब सब प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने कि प्रोजेक्टाइल हो गई पब्लिक। बट फिर भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब आप लोगों को भी हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो ऐसे ही वहाँ पे भी हो रहा था कि यार बच्चों को पढ़ाना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आगे चल के 8वीं 9वीं के बच्चे पढ़ेंगे इसे, है ना। मतलब अभी तो 10वीं में पढ़ाया जा रहा है, बट कुछ दिन बाद जब सिलेबस चेंज होगा तो ये चीज़ आपको 8वीं में दिखेगी, बेसिक में, है ना। कुछ बोर्ड में है भी, तो आपको जब बेसिक में 8वीं में पढ़ाया जाएगा तो 8वीं का स्टूडेंट ये सब देखेगा तो पागल हो जाएगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ बनाना तो 9वीं में सीखता है। तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मेथड ना आ जाए वहाँ पे, इसीलिए इस चीज़ को बोला गया कि आप थोड़ा अच्छा मेथड बताइए ग्राफ से हटके, वरना फिर रिजेक्ट कर दीजिए। तो वो खोजने का दूसरा मेथड उनको मिला नहीं, तब तक मेंडलीव ने चांस मार दिया, और इनका जो मेथड था वो भी ठीक ठाक है, और क्योंकि ये अनोखा मेथड था इसीलिए आपको ये दिया गया है। ठीक है, समझ में आया क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। हाइलोजेंस थे जो थे वो स्लोप पर रखे गए, और जो अल्कली मेटल्स थे वो पीक पर रखे गए, और साथ ही में सेम पोजीशन, कर्व की सेम पोजीशन पर जो भी एलिमेंट्स थे उनका प्रॉपर्टीज भी सिमिलर था। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी क्योंकि ये सेम कर्व थे, है ना। कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी क्योंकि ये सेम कर्व पे है। ऐसे यहाँ पे भी जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। खैर मुझे एलिमेंट्स याद नहीं है क्योंकि कौन याद करेगा यार इतना कॉम्प्लिकेटेड। सो इसके रिजेक्ट करने का बस एक ही कारण था, इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड। वरना ये जबरदस्त मेथड डिस्कवर किया गया था लॉथर मेयर द्वारा। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका ओरिजिनल पिक दिखा देता हूँ गूगल से पूरे ग्राफ का, तो आप लोगों को और बेटर समझ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखने से पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जो शायद आपको मालूम हो, दैट इज़ पीरियोडिसिटी। It is the repetition of properties of elements। किसी भी एलिमेंट की जब प्रॉपर्टीज रिपीट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट। अब फंक्शन में सब कुछ आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास, एटॉमिक
एटॉमिक नंबर सब कुछ आ गया, वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फंक्शन में सब कुछ आ गया। यहाँ पे क्या था, सिर्फ प्रॉपर्टीज था। खैर प्रॉपर्टीज में ही वो सब आते हैं। तो इट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स। पहला वाला ज़्यादा आसान है, बट दूसरा वाला लिखने में ज़्यादा आसान है। तो लिखना हो तो ये लिख देना, याद करना हो तो ये रट लो। ठीक, पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है। अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि मेंडलीव में इसका यूज़ है। अब मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास ही को लिया। ठीक मासी, अरे मासी नहीं रे, एटॉमिक मास ही। डिमित्री मेंडलीव, इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल 1869 से 1872 के बीच में बनाया था। और उस दौरान इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की, और इस रिसर्च में इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ देखी। अभी तक लोग क्या कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, बना दे रहे थे। लोथर मेयर का अलग था, मतलब लोथर मेयर का जो ग्राफ था वो अलग ही इम्पैक्ट डाल रहा है ना। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा वो मेथड, क्योंकि उसमें ना एटॉमिक मास लिया ना कुछ, सीधा ग्राफ बना दिया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेज एटॉमिक मास खत्म। और पीरियोडिसिटी भी आ गई उसमें, कर्व पे पीरियोडिसिटी है, पीक पे पीरियोडिसिटी है, लोअर पे पॉइंट पे पीरियोडिसिटी है। तो उनका तो अलग मेथड था, बट बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे, एटॉमिक मास ले रहे थे और केमिकल प्रॉपर्टी ले रहे थे। एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते थे, केमिकल प्रॉपर्टी को साथ में रखते थे, जिनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम थे उनको। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने छोटे छोटे प्रॉपर्टीज लिए, डेंसिटी लिया, बॉइलिंग पॉइंट लिया, केमिकल प्रॉपर्टी के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देखा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बस एक डिफरेंस था कि इन्होंने छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, ही हैज पिक्ड द प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, और भी छोटी छोटी केमिकल प्रॉपर्टीज को तो लिया ही इन्होंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह लिया इन्होंने, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी है ये, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह भी इन्होंने लिया, कंसीडर किया। बाकी सारे लोग बस केमिकल प्रॉपर्टी लेते थे, मतलब कौन कैसे रिएक्ट करता है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज होता है, और इन्होंने, बाकी सारे लोगों ने ऐसे ही कर दिया था। बट इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को देखा, और छोटी छोटी चीज़ों को देखकर ये पाया, इन्होंने अपना लॉ दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, लॉ है यहाँ, लॉ आपको 10वीं में भी था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic mass, of its atomic mass। क्यों ऐसा कहा इन्होंने, क्योंकि जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एक फिक्स इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी। मतलब ऊपर इन्होंने सपोज हाइड्रोजन को रखा, नीचे लिथियम के साथ उसकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही है। सपोज उन्होंने फ्लोरीन को रखा, नीचे क्लोरीन के साथ उसकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही है। तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज थी वो बार बार रिपीट हो रही थी। तो इन्होंने अपना लॉ दे दिया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। अब इन्होंने भी एटॉमिक मास ले लिया, यही गलती कर दी तुमने। खैर जो भी हो, उस समय किसी को नहीं मालूम था एटॉमिक नंबर के बारे में। तो चलिए देखते हैं इन्होंने पीरियड ग्रुप सब बनाया कैसे। ठीक है, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जब इन्होंने देखा कि प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की वो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, तो क्यों ना मैं एक टेबल बना दूं, और क्योंकि एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी है तो इसका नाम पीरियोडिक टेबल रख देता हूँ। इस तरीके से आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे, इसको हॉरिजॉन्टल रोज भी बोलते हैं, और 18 ग्रुप्स थे, सॉरी 8 ग्रुप्स थे, 18 तो अब हैं, 8 ग्रुप्स थे जिनको हम लोग वर्टिकल कॉलम भी बोलते हैं। ठीक, तो 7 पीरियड उनके टाइम पे थे। पीरियड मतलब ऐसा, रोज और कॉलम ये होता है। ठीक, ऐसा होता है कॉलम और ऐसा होता है पीरियड, जानते हो आप। बट आपके स्कूल में क्या करते हैं टीचर लोग, कंफ्यूज करते हैं। कैसे कंफ्यूज करते हैं, पहले ये रो बाहर निकलेगी, जबकि वो कॉलम है, बोलेंगे पहले रो ये बाहर जाएगी, बाहर मतलब छुट्टी हो गई है। ठीक है, बट जबकि वो कॉलम है। रो क्या है, रो ऐसा, ये पहली बेंच, ये पहली बेंच, ये पहली बेंच, उसको बोलेंगे रो। ये रो बाहर जाएगी तो हम लोग उठ जाते थे। मैं बोला अरे मैंने रो को बोला, मैंने बोला मैम रो यही होता है। ऐसा कभी किया नहीं है, हाइपोथेटिकल कहानी है, क्योंकि हमें भी लगता था ऐसा होता है, 10वीं में पता चला।
ठीक है, छोड़ो। तो ये हो गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल तो बना दिया, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, बट इसके साथ साथ इनका फायदा क्यों हुआ, मेरिट्स क्या थी इनकी? मेरिट्स ये थी कि इन्होंने कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास रीचेक करवाया था। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास इन्होंने रीचेक करवाया था। पहले जो बेरिलियम था उसका एटॉमिक मास 14.09 बोल रहे थे सब लोग, बट जब इन्होंने रीचेक करवाया तो बेरिलियम का एटॉमिक मास निकला 9.4। तो इसकी वजह से तो फायदा हो गया, है ना, क्योंकि पहले तो लोग 14.9 के हिसाब से बेरिलियम को अरेंज कर रहे थे, बट इन्होंने जब रीचेक करवाया सबको तो बेरिलियम में चोरी पकड़ी गई। पता नहीं उस टाइम पे मशीन वगैरह कुछ खास रहती नहीं थी चेक करने के लिए, है ना, तराजू भी नहीं होता था, मतलब कुछ तो होता था बट उतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस तरीके से एक्यूरेटली हम लोग अरेंज मेज़र कर सके। बट फिर भी बेरिलियम का उन्होंने मेज़र करवाया जो कि 9.4 निकला, जबकि पहले माना जाता था कि 14.09 है। तो एटॉमिक मास को इन्होंने रीचेक करवाया और इसको अरेंज किया। उसके बाद जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो नोबल गैसेस के लिए इन्होंने अपना एक न्यू ग्रुप बना दिया, जिस ग्रुप का नाम इन्होंने दिया जीरो ग्रुप। और आज भी नोबल गैसेस के ग्रुप को जीरो ग्रुप ही कहा जाता है। तो नोबल गैसेस की जब डिस्कवरी हुई तो ये हैंग होंगे कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरा पीरियोडिक टेबल तो काम से चला जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज भी किससे सिमिलर नहीं है, तो नया ग्रुप बना दो जब किसी से सिमिलर नहीं है। वो दोनों तो आपस में सिमिलर होंगे नोबल गैसेस, तो इन्होंने नोबल गैसेस को जीरो ग्रुप में डाल दिया। दूसरी बात इनकी प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन को कौन भूल सकता है, एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट, एलिमेंट का एटॉमिक मास, एलिमेंट का नाम कैसे बोल सकते, नाम तो आने के बाद रखा जाता है, और डेंसिटी, ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रेडिक्शन की थी और सारी प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट निकली, 100% एक्यूरेट। 0.2 0.3 का फर्क होगा, बाकी सब एक्यूरेट। मतलब समझ सकते हो, इतनी सारी एक्यूरेट होने के बाद इनकी प्रेडिक्शन को लोग बोले कि आप भगवान हो, आप गॉड हो। उसके बाद इनकी सारी प्रेडिक्शन जब सही निकल गई तो लोगों ने मान लिया कि भाई तुम्हारा पीरियोडिक टेबल भी सही है और तुम भी एकदम सही हो, और इनके पीरियोडिक टेबल को एकदम सही माना जाने लगा। बट फिर दिक्कत क्या आई इनके पीरियोडिक टेबल में खैर दिक्कत तो रहेगी क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया है, और साथ ही में अपने पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कुछ कुछ जगह खाली छोड़ी थी। क्यों उन्होंने खाली छोड़ा, क्योंकि एक का एटॉमिक मास है 88, अगले वाले का है 95, तो उनको 100% फिक्स है कि बीच में कोई ना कोई आएगा एक, और उसका एटॉमिक मास 88 से 95 के बीच में होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहीं पर दो जगह, कहीं पर एक जगह खाली छोड़ी थी, और आगे डिस्कवरी भी हुई है और उस जगह को उन्होंने भरा भी। तो अगर आप कोई थ्योरी दे दो और ऊपर से इतनी सारी प्रेडिक्शन कर दो और सारी प्रेडिक्शन सही भी हो जाए, तो इतना सब होने के बाद लोग क्या सोचेंगे, लोग तो यही सोचेंगे कि एकदम आप तो फिर गॉड हो, है ना, क्योंकि इतनी सारी भविष्यवाणी और वो भी सब कुछ सही। तो इसलिए मेंडलीव को सही माना गया, बट लास्ट में दिक्कत आनी ही थी क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास लिया था। तो उनकी डीमेरिट्स को देखते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, तो अब इनकी डीमेरिट्स को देख लेते हैं, क्या क्या इनमें खामियां रह गई। खैर इतनी सारी अच्छाइयों के बाद भी लोग खामियां ही देखते हैं, है ना, मतलब उन्होंने 90% चीज़ अच्छी की, 10% गड़बड़ी की, तो उनकी खामियां देख ली गई। बाकी 90% अच्छाई की उसकी तारीफ नहीं देखते लोग। ठीक है, तो डीमेरिट्स हम लोग भी देख लेते हैं, हम लोग भी खामियां ही देखते हैं, मज़ा आता है ना। चलो, सो डीमेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहला कोनी में प्रॉब्लम आई थी, कोबाल्ट और निकल में। कोबाल्ट और निकल का जो होल नंबर था एटॉमिक मास का वो सेम था। होल नंबर बोले तो होल नंबर मतलब जैसे लिखा है 39.1, तो इसका होल नंबर है 39। सपोज लिखा है 41.8, तो इसका होल नंबर है 41। तो वैसे ही कोबाल्ट और निकल का जो होल नंबर एटॉमिक मास था वो सेम था, और उस टाइम पे मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग इनका डेसिमल के आगे भी एटॉमिक मास निकाल सके। तो मेंडलीव ने क्या किया था कि कोबाल्ट को पहले रख दिया, बाद में रखा, और निकल को पहले रख दिया। मतलब कोबाल्ट का एटॉमिक मास उन्होंने ज़्यादा मान लिया, बट ओरिजिनली में क्या था, निकल का एटॉमिक मास कम था एज कम्पेयर टू कोबाल्ट। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, बट ये सॉल्व हो सकता है उतना बड़ा। अब अगली दिक्कत आई कि एटॉमिक मास का जो राइज था वो कांस्टेंट नहीं था। अब राइज कांस्टेंट नहीं था, इसका मतलब क्या है, जैसे अभी आ रहा है 39.1, 39.5, फिर बीच में आ जा रहा है 41.2, तो यहाँ पे 0.4 का गैप था, बट यहाँ पे डायरेक्टली 2 गैप हो गया है ना, 2.0 ऐसा समथिंग गैप हो गया। तो जब इतना ज़्यादा गैप आ जाता है बीच में कांस्टेंट चलने के बाद, तो वहाँ पे एटॉमिक मास का राइज मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कांस्टेंट नहीं था, तो ये भी एक इनका ड्रॉबैक था। अगला ड्रॉबैक था आइसोटोप्स के ऊपर। जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स H1, H2, H3
ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हो 16 हो 18। तो इनकी जब डिस्कवरी हुई तो इसमें भी कन्फ्यूज़न आने लगा कि आखिर इनको हम लोग रखे कहाँ। तो मेंडलीव भी इन चीज़ों से परेशान हो गए। फिर चौथा था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है नॉन मेटल, तो इसको रहना चाहिए राइट हैंड साइड में, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बट आप लोग देखते हो कि हाइड्रोजन तो पहले ग्रुप में आता है सबसे पहले, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। खैर उस टाइम इसका एटॉमिक नंबर किसी को मालूम नहीं था, एटॉमिक मास को ही सब लोग कंसीडर करते थे। तो एटॉमिक मास के हिसाब से और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हाइड्रोजन में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी था कि इसको हम लोग हैलोजेंस के साथ रखें या फिर अल्कली मेटल्स के साथ रखें। तो ये सारी दिक्कत थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। और लास्ट में मतलब साइंटिस्ट लोग बार बार अपील करते गए कि आपका पीरियोडिक टेबल सही नहीं है, आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ खामियां हैं। सो इतने सारे ड्रॉबैक के बाद, ठीक है, तो इन्हीं सब खामियों की वजह से मेंडलीव का भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट कर दिया गया। खैर मेन रीज़न तो वही था, एटॉमिक मास के बेसिस पे सब लोग अरेंज कर रहे थे। अब लास्ट में हेनरी मोसले आया और उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया। अब वो कैसे हुआ था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, हर एक ब्लॉक के बारे में, हर एक एलिमेंट के बारे में, कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करें, ये सब हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।